तो गाइस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल सर्जरी में, और इसमें पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे सबसे पहले वुंड। तो गाइस सबसे पहले जो भी वुंड हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले वुंड में टॉपिक इसमें होते हैं क्लोज वुंड और ओपन वुंड। तो गाइस क्लोज वुंड में क्या क्या आता है, सबसे पहले इसमें आता है कंट्यूजन, है ना, कंट्यूजन। दूसरा क्या होता है, दूसरा आता है हीमेटोमा, हीमेटोमा, ठीक है। पहला कंट्यूजन, दूसरा हीमेटोमा, तीसरा क्या होता है अब्रेजन, तीसरा क्या होता है अब्रेजन। तो ये तीन चीज़ें आती हैं, कंट्यूजन होता है, दूसरा अब्रेजन होता है, तीसरा हीमेटोमा होता है, ठीक है। अब गाइस कंट्यूजन बेसिकली क्या होता है, कंट्यूजन बेसिकली सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। तो इसलिए मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है विदाउट ब्रेकिंग ऑफ द स्किन। तो यहाँ पे स्किन होती है ना, मेन यहाँ पे मेन यही है, यहाँ पे स्किन इंटेक्ट होती है, स्किन इंटेक्ट होती है। और ये किससे कॉज होता है, बेसिकली ब्लंट ऑब्जेक्ट से, ठीक है। जैसे किसी को बैट से मार दिया, ठीक है, या फिर बॉल आके लग गई, तो ये सब ब्लंट ऑब्जेक्ट से कॉज होता है, ठीक है। दूसरा होता है, दूसरा गाइस क्या होता है, दूसरा होता है हीमेटोमा। तो हीमेटोमा बेसिकली क्या होता है, हीमेटोमा मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ब्लड। तो ठीक है, कलेक्शन ऑफ ब्लड होता है यहाँ पे। तो ये बेसिकली, अब हीमेटोमा बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द साइट, इट कैन बी सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर और इवन सब पेरियोस्टियल। कहीं पे भी हीमेटोमा बन सकता है, डिपेंड अपॉन द कहाँ का ब्लड वेसल रैप्चर हुआ है, ठीक है। तो सब क्यूटेनियस भी हो सकता है, सब पेरियोस्टियल भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सब पेरियोस्टियल, मतलब पेरियोस्टियल क्या होती है, पेरियोस्टियल भाई पेरियोस्टियल पता होना चाहिए ना, पेरियोस्टियल क्या होनी चाहिए, कवरिंग ऑफ बोन, और इसके नीचे है तो सब पेरियोस्टियल हो सकता है वो, है ना। अब यहाँ पे हीमेटोमा बेसिकली किस में ज़्यादा बनने का चांस होता है, हीमोफीलिया वाले पेशेंट में ज़्यादा बनने का चांस होता है, जैसे अपने को पता है, ठीक है। तो ये हो गया हीमोफीलिया, ये हीमेटोमा। और जो बेसिकली क्या होता है, जो स्मॉल हीमेटोमा होते हैं ना, वो अपने आप क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। स्मॉल हीमेटोमा होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं। और अगर कभी कभी हीमेटोमा अगर ज़्यादा है, सपोज नी में है, तो उसको हम लोग एस्पिरेट करते हैं, या फिर हम लोग वहाँ पे कंप्रेसर बैंडेज का यूज करते हैं, कंप्रेसर बैंडेज का, या तो हम लोग उसको क्या करते हैं, एस्पिरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर नी जॉइंट में हीमेटोमा बना है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले एस्पिरेट करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेशन बैंड का यूज करते हैं। तो पहले हम लोग, अगर किसी को नी में हीमेटोमा है, तो पहले उसको क्या करना है, एस्पिरेट करना है। एस्पिरेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेशन बैंडेज का यूज करते हैं, ठीक है, कंप्रेशन बैंडेज का यूज करते हैं। तीसरा गाइस क्या होता है, अब्रेजन। अब्रेजन मतलब क्या होगा, कोई स्लाइड इंजरी हो गई ना, स्लाइड इंजरी हो गई, ठीक है, घसीट लग गया मतलब घसीटना इसमें हो जाता है। तो बेसिकली क्या होती है, स्किन वहाँ पे छिल जाती है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अब्रेजन। अब्रेजन मतलब क्या होता है, एपिडर्मिस ऑफ द स्किन इज स्क्रैप्ड अवे एक्सपोजिंग द डर्मिस, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब एपिडर्मिस जो होती है वो क्या होती है, छिल जाती है, स्क्रैप्ड हो जाती है, और क्या होती है, इसकी वजह से क्या होगा, एक्सपोज कर देगी इसको, डर्मिस को, क्योंकि उसके नीचे डर्मिस होती है एपिडर्मिस के, है ना गाइस। तो ये मैंने बता दिया। तो हीमेटोमा सबसे पहले हो गया। तो पहले क्या देखा, कंट्यूजन देखा, हीमेटोमा देखा, अब्रेजन देखा, ठीक है। उसके बाद हीमेटोमा अगर छोटा रहता है तो अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर हीमेटोमा बड़ा होता है, नी में होता है सपोज, अगर नी में, तो इसको एस्पिरेट करके कंप्रेशन बैंडेज का यूज़ करते हैं। अब गाइस ओपन वुंड, तो ओपन वुंड में बहुत सारे वुंड होते हैं। सबसे पहले इंसाइज्ड वुंड, इंसाइज्ड वुंड होता है। इंसाइज्ड वुंड गाइस क्या होता है, इंसाइज्ड वुंड क्या होता है, बेसिकली ये शार्प ऑब्जेक्ट से कॉज होता है। बेसिकली जो शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं ना, शार्प ऑब्जेक्ट, तो ये शार्प ऑब्जेक्ट से कॉज होता है। शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कौन कौन से हो गए, जैसे नाइफ हो गया, ब्लेड हो गया, ग्लास हो गया, तो वो शार्प ऑब्जेक्ट से कॉज होता है, ठीक है। और इसके जो एजेस रहते हैं ना, वो शार्प रहते हैं, इसके एजेस रहते हैं शार्प रहते हैं, ठीक है। और ये लेस कंटामिनेटेड होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरा होता है लैसेरेटेड वुंड। बेसिकली इंसाइड वुंड में ऐसा होता है ना, क्लीन कट होता है गाइस, क्लीन कट होता है, मार्जिन इसमें ना क्या होती है, क्लीन होती है, ठीक है। पर जो लैसेरेटेड वुंड रहता है, इसकी मार्जिन जो होती है ना, वो क्लीन पूरी तरह से नहीं होती, ठीक है। पर ये भी किससे होता है, ये भी शार्प ऑब्जेक्ट से होता है, ठीक है, ये भी शार्प ऑब्जेक्ट से होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या होता है, पेनिट्रेटिंग वुंड। पेनिट्रेटिंग वुंड का गाइस मतलब क्या हुआ, ये नाइफ से, ज़्यादातर किसी होती है, नाइफ से होती है, या फिर किसी भी बोलते हैं ना शार्प ऑब्जेक्ट से। तो बेसिकली क्या, पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या होता है पेनिट्रेटिंग, परफोरेटिंग। पेनिट्रेटिंग मतलब सपोज एक बंदे का एब्डोमेन है, तो यहाँ पे मैंने डाला और ये अंदर ही फंस गया मेरा नाइफ, तो उसकी वजह से वो पेनिट्रेटिंग है। अगर आर पार कर गया ना, इंटीरियर टू पोस्टीरियर, तो उसको हम लोग बोलेंगे परफोरेटिंग। उसके बाद गाइस एक होता है क्रश्ड वुंड, ठीक है। तो ये सब पढ़ चुके हैं अपन। तो क्रश्ड वुंड बेसिकली ये सब हम लोग ने फॉरेंसिक में पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली क्रश्ड वुंड क्या होता है, दे आर कॉज बाय द ब्लंट ट्रॉमा ड्यू टू रन ओवर बाय द व्हीकल। तो ये व्हीकल अगर अपने आप पे चढ़ जाता है ना, सपोज व्हीकल किसी के ऊपर चढ़ गया, तो
तो बेसिकली उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। या फिर बेसिकली अर्थक्वेक में हो गया तो उसमें ये सब हो सकता है, ठीक है। तो क्रस्ट इंजरी होती है, ठीक है, तो एक क्रस्ट इंजरी होती है। उसके बाद एक ये टाइप हो गया। उसके बाद गाइज आगे हम लोग देखते हैं तो एक दो टाइप के और वुंड होते हैं, जैसे एक्यूट वुंड और क्रोनिक वुंड। एक्यूट वुंड मतलब जैसे अभी अभी जस्ट लगा हुआ ना, जैसे स्टैब वुंड हो गया, मतलब चक्कू से मार दिया बंदे को, आरटीओ हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया। क्रोनिक वुंड में मतलब किसी को डायबिटिक फूड अल्सर हो रखा है, प्रेशर सोर हो रखा है, ठीक है, तो उसमें वो आ जाता है क्रोनिक वुंड में अपनी, ठीक है। उसके बाद गाइज अपना ये हो गया। उसके बाद जो होता है तो भाई अभी हम लोग दूसरा क्या देखते हैं, अभी हम लोग देखते हैं गाइस वुंड हीलिंग। तो वुंड हीलिंग के फेज होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं वुंड हीलिंग फेज। वुंड हीलिंग फेज, तो वुंड हीलिंग फेज में गाइस कौन कौन सा होता है? पहला होता है इंफ्लामेटरी फेजेस, इंफ्लामेटरी फेज होता है। दूसरा होता है कौन सा? प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज होता है। तीसरा गाइस क्या होता है? पहला इंफ्लामेटरी, दूसरा प्रोलिफरेटिव, और चौथा गाइस क्या होता है? चौथा होता है मैच्योरेशन फेज। तीसरा होता है मैच्योरेशन फेज। तो पहला क्या हो गया? पहला इंफ्लामेटरी फेज हो गया, दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज हो गया, तीसरा मैच्योरेशन फेज हो गया, है ना। उसके बाद एक और चौथा होता है, चौथा क्या होता है अपना? चौथा होता है पेज ऑफ स्कार फॉर्मेशन, ठीक है, तो स्कार फॉर्मेशन। तो आज सिंपल सी बात है इससे, ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है। तो सबसे पहले जैसे मैं इंफ्लामेटरी फेज में गाइस क्या होता है कि यहाँ पे ये जो इंफ्लामेटरी मीडिएटर होते हैं ना, जैसे हिस्टामाइन जो रिलीज होते हैं, मस्ट सेल, ग्रेनुलोसाइड, ये सब आपके वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। और पहले 48 आवर में होता है, फर्स्ट 48 आवर में होता है। उसके बाद 3 to 15 डे में गाइस क्या होता है, वहाँ पे न्यूक्लियोसाइड का नंबर धीरे धीरे कैसे होता है? कम हो जाता है, और मोनोसाइड का नंबर इंक्रीज हो जाता है, और वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट अपीयर चालू हो जाता है, ठीक है। तो प्रोलिफरेटिव फेज होता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे होती है। उसके बाद रीमॉडलिंग मैच्योरेशन फेज में गाइस क्या होता है? यहाँ पे जो फाइब्रोब्लास्ट है वो थोड़ा सा और वहाँ पे जो है वहाँ पे उसका नंबर और इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ये बता रहा हूँ। उसके बाद स्कार फॉर्मेशन, या तो पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा, या तो अगर वो वुंड डीपर रहेगा तो वहाँ पे स्कार बनने का चांस रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब कॉम्प्लिकेशन ऑफ द वुंड हीलिंग में गाइस क्या क्या हो सकता है ना, या तो बंदे में इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है, उसके कॉम्प्लिकेशन ऑफ वुंड हीलिंग में इन्फेक्शन हो सकता है। अगली स्कार बन सकता है, मैंने बताया अभी, अगर डीप इंजरी होती है तो स्कार बनने का चांस हो सकता है, अगली स्कार बन जाए। किलॉइड हो सकता है गाइस, किलॉइड हो सकता है, हाइपरट्रॉपिक स्कार हो सकता है, पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन हो सकती है, ठीक है। तो अगली स्कार, पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, किलॉइड, इन्फेक्शन। उसके बाद ये सब बेसिकली क्या हो जाता है? ये सब हो जाता है, ठीक है। उसका वुंड क्लोजिंग, तो वुंड क्लोजिंग में गाइस क्या होता है? सबसे पहले होता है प्राइमरी सूचरिंग। प्राइमरी सूचरिंग का मतलब क्या होता है? सूचरिंग द वुंड विद इन अ फ्यू आवर फॉलोइंग एन इंजरी, मतलब इंजरी के विद इन फ्यू आवर ही हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग सूचर कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सूचरिंग, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं गाइस प्राइमरी सूचरिंग ऑफ द स्किन, ठीक है। उसके बाद गाइस एक होता है उसके बाद गाइस क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया कि मतलब वुंड इंजरी के विद इन हार अगर उसको हम लोग सूचर कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सूचरिंग। सेकेंडरी सूचरिंग गाइज क्या होता है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? अगर सपोज जो होता है आफ्टर ऑपरेशन, सपोज किसी को ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर सपोज बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो रखा है, तो सीवियर इन्फेक्शन हो रखा होता है, तो उसको हम लोग तुरंत सूचर नहीं करते, उसको हम लोग 7 से 10 दिन के बाद बंदे को बनाते हैं। तो 7 से 10 दिन के बाद उस बंदे को हम लोग बुलाते हैं, उसके बाद उसको हम लोग सूचर करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सूचरिंग, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या है? सूचर में गिव वे बिकॉज ऑफ सीवियर इन्फेक्शन विथ परसिस्टेंट डिस्चार्ज ऑफ द पस, इन सच केस 7 to 14 डे लेटर आफ्टर कंट्रोलिंग इन्फेक्शन द स्किन इज फ्री फ्रॉम द एज द वुंड इज ग्रेनुलेशन टिश्यू। मतलब ये बोला जाता है कि अगर सपोज इन्फेक्शन है, पस ज़्यादा है, तो अपने को बेसिकली वो स्किन अब मार्जिन उसको क्लियर कट अपने को दिखेगी नहीं, है ना, वहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू वगैरह रहते हैं, पस रहता है, इसीलिए हम लोग उसको 7 से 10 दिन के लिए बोलते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल करते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह दे के। उसके बाद जब अपने को क्लियर मार्जिन दिखती रखती है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसका सूचरिंग कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग वुंड हीलिंग, तो वुंड हीलिंग के फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले एज, कम एज वाले में जो रहता है वो क्या होता है? पहले क्या होता है? कम एज वाले में जैसे चिल्ड्रेन हो गया, ठीक है, उसमें हीलिंग जो होती है फास्ट होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एडल्ट। उसके बाद गाइस दूसरा डायबिटिक पेशेंट। अब डायबिटिक पेशेंट में गाइस वुंड हीलिंग स्लो की होती है, क्योंकि वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होती है, ठीक है, वहाँ पे फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी भी कम हो जाती है, तो वहाँ पे डायबिटिक पेशेंट में इसलिए जो है होता है। तीसरा, अगर कोई जॉइंटिस का पेशेंट होता है तो वहाँ पे भी पुअर हीलिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट रिपेयर जो होता है वो स्लो होता है,
तो वही बताया चाइल्ड में सबसे ज़्यादा मतलब फास्ट रिपेयरिंग होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट। डायबिटीज़ वाले में स्लो हीलिंग होती है क्योंकि माइक्रोफेजेस एक्टिविटी कम हो जाती है, न्यूट्रोफिल वगैरह तो जो कि पहले आते हैं फर्स्ट स्टेज मतलब प्रोलिफरेटिव इन्फ्लामेटरी फेज में, है ना। उसके बाद गाइस जॉइंटिस मैंने बता दिया कि जो जॉइंटिस होता है फाइब्रोब्लास्ट रिपेयर जो होता है अच्छे से नहीं होता, ठीक है। कोई साइटोटॉक्सिक ड्रग ले रहा है मतलब मैलिग्नेंसी ड्रग ले रहा है तो वो भी डिले करते हीलिंग में, ठीक है। तो ये हो गया मतलब कोई भी और टिश्यू हाइपोक्सिया है किसी भी रीजन की वजह से, किसी को कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर चल रही है तो ये भी बेसिकली क्या करती है, ये भी जो है वो भी करती है क्या बोलते हैं हीलिंग को डिले करती है। माल न्यूट्रिशन है उसकी वजह से भी हीलिंग क्या होती है, डिले होता है गाइस, ठीक है। तो माल न्यूट्रिशन की वजह से भी जो है हीलिंग डिले होता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं अपन, उसके बाद ठीक है। तो ये हो गया। और लोकल फैक्टर क्या हो सकते हैं, लोकल ब्लड सप्लाई पुअर है या फिर लोकल इन्फेक्शन है, हीमेटोमा है, ठीक है। अगर फॉल्टी टेक्निक से हम लोग सूचनिंग को किए हैं, हाइपोक्सिया है वहाँ पे, ठीक है। आयोनाइजेशन रेडिएशन अगर सपोज मतलब ये सब बहुत सारे रीजन है। सपोज अपने में वहाँ पे हाँ इस सर्जिकल मतलब सूचनिंग साइड में इन्फेक्शन हो रखा है तो वहाँ पे हीलिंग ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगर सपोज वहाँ पे फॉल्टी टेक्निक से सूचनिंग अच्छे से हम लोग ने क्लोज नहीं की, जैसे क्लोज करना चाहिए तभी हो सकती है, ठीक है। हाइपोक्सिया है तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई जाएगी नहीं तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट वगैरह ऑक्सीजन वगैरह मिलेगी नहीं तो उससे भी डिले हो सकती है। तो ये सब वाइज कॉज होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। अब एक गाइस आता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है कि इतना ज़्यादा सपोज यहाँ पे मसल इंजरी हो जाती है और मसल इंजरी से इतना ज़्यादा ब्लड लीक आउट हो सकता है ना, इतना लीक आउट हो सकता है कि तो प्रेशर लगाता है, तो प्रेशर लगाता है तो नर्व डैमेज करता है, वहाँ पे बेसल डैमेज करता है। तो उसकी वजह से 5 पी दिखते हैं, पैलर, पल्सलेस, पैरास्थीसिया, पेन। तो ये सब चीज़ें अपने को वहाँ पे ना दिखती हैं, ठीक है। पैलर हो गया, पल्सलेस हो गया, पैरास्थीसिया हो गया, पेन हो गया, लॉस ऑफ सेंसेशन, लो टेम्परेचर। तो ये सब अपने को दिखते हैं यहाँ पे। तो ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम में दिखता है। तो इसमें हम लोग ट्रीटमेंट क्या करते हैं ना, ये जो फेसिया है उसको हम लोग काट के निकाल देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फेसियोटोमी, ठीक है। फेसियोटोमी करना का मतलब क्या होता है कि पूरा फेसिया निकाल देना। और फेसियोटोमी का मतलब क्या होता है, फेसिया को क्या करना, थोड़ा सा कट करना तो ताकि वो प्रेशर रिलीज हो जाए, ठीक है। तो ब्लड वहाँ से हट जाएगा, तो जो कलेक्ट हो रहा था तो उसको प्रेशर रिलीज हो जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर इसको हम लोग ने सीवियर अगर तुरंत, और बेसिकली इमरजेंसी कंडीशन होती है तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम, अगर सपोज तुरंत सीख नहीं किया तो क्या बंदे में गैंग्रीन और नेक्रोसिस वगैरह होगी, उसको एम्पुटेट करना पड़ जाएगा बाद में, ठीक है। ऐसा होता है इसमें, ठीक है। तो ये हम लोग ने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे हाइपरट्रॉपिक स्कार क्या होता है, किलॉइड क्या होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।